नमस्कार दोस्तों, वक्त बदल रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार की साख गिर चुकी है। देश की संवैधानिक संस्थाओं पर से लोगों का यकीन खत्म हो गया है और जितनी जांच एजेंसियां हैं वो मजबूरी बन गई हैं। लोग सवाल उठाने लगे हैं, चाहे न्यायपालिका के फैसले हो या तमाम जांच एजेंसियों के फरमान। और यही वजह है कि राहुल गांधी ने कहा था कि जो लोग नफरत में, झूठ में और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं और जो लोग इसमें शामिल हैं वो सावधान हो जाएं, क्योंकि जब वक्त आएगा तो उन्हें इतनी कड़ी सजा मिलेगी कि फिर बचना मुश्किल होगा। जी हां, राहुल गांधी ने यह कहा था, इसका आज असर दिखने लगा है कि नरेंद्र मोदी सरकार बैकफुट पर है। अब नरेंद्र मोदी खुद को अवतारी नहीं बता रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की बीवी अरविंद केजरीवाल को जरूर कृष्ण का अवतारी बता रही है। आज यह बात सामने है। यह स्थिति है कि अब अमित शाह को सरेआम देश के राष्ट्रीय नेता भी तड़ी पार कहने लगे और नरेंद्र मोदी को झूठा और जुमलेबाज पूरा देश कह रहा है। ये स्थितियां क्या है, इसी पर बात करें। आज पुणे में एक किताब के विमोचन के मौके पर शरद पवार बोल रहे थे। वही शरद पवार जिन्हें बब्बर शेर कहा जाता है मराठा राजनीति का, और जिनके लिए खुद नरेंद्र मोदी कहते हैं मैंने इनकी उंगली पकड़ के राजनीति सीखी है। तो जिनकी उंगली पकड़ के सीखी हो, उन शरद पवार ने कहा कि क्या होगा उस देश का जहां पर तड़ी पार अब मंत्री, गृह मंत्री बनने लगे हैं। और इस पर हमें सोचना पड़ेगा कि क्या व्यवस्था आ गई है। आज अमित शाह जैसे तड़ी पार देश के गृह मंत्री हैं, जिनके हाथ में देश के ऊपर थे, उनकी सोच में बदलाव नहीं आया। 2-4 दिन पहले, 8 दिन पहले अमित शाह होम मिनिस्टर, उन्होंने मेरे ऊपर ऐसा किया। मेरे वाले ने कुछ बातें कही नहीं। उन्होंने कहा कि देश के जितने भ्रष्टाचारी है उनके सूबेदार शरद पवार है। अजीब बात है, जो आदमी आज देश का होम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर ऐसा आदमी है कि जब गुजरात में थे वहाँ कानून का गलत इस्तेमाल किया, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको गुजरात से तजर्बा किया। जो आदमी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने तजर्बा किया था वो आज देश की रक्षा करने की या देश के होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी और इसलिए हम कहाँ जा रहे ये सोचने का ये समय। निश्चित रूप से बड़ी बात कही शरद पवार ने। शरद पवार ने जब यह बात कही, इससे चंद दिन पहले ही अमित शाह भी पुणे गए थे। वहां वो भी एक अपने कार्यकर्ताओं से हुए सभा को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि शरद पवार भ्रष्टाचारियों के सरगना हैं। ये भ्रांति फैलाकर चुनाव जीतना चाहते हैं और भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है, इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं।
कर रहे हो हम पर। इस देश में कोई भी सरकार में भ्रष्टाचार को संस्थागत करने का काम, इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम अगर किसी ने किया तो शरद पवार आपने किया है, मैं डंके की चोट पर कह कर दे। और न जाने क्या क्या कहा था। तब लोगों ने सवाल किया था, सीबीआई किसके पास है, ईडी किसके पास है, इनकम टैक्स किसके पास है, डीआरआई किसके पास है, किसके पास है रेवेन्यू इंटेलिजेंस, किसके पास है महाराष्ट्र की पुलिस, किसके पास है देश के तमाम और संस्थाएं। डबल इंजन की सरकार है, महाराष्ट्र में भी और दिल्ली में भी। तो फिर क्या चिंता है यदि मैंने अपराध किया है या किसी ने भी अपराध किया है, भ्रष्टाचार किया है, गिरफ्तार करो, जेल डालो। जिन अजीत पवार के लिए खुद नरेंद्र मोदी कहते थे 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, उन्हें क्लीन चिट नरेंद्र मोदी ही देते हैं, वही उनको ला करके अपने मंत्रिमंडल में शामिल कराते हैं और डिप्टी सीएम बनाते हैं, उनकी पत्नी को बरी कराते हैं। सारे घोटालों के आरोप से बरी तो आपने कराया है, फिर शरद पवार पे क्या सवाल कर रहे हैं? हां, आपने उद्धव ठाकरे के खिलाफ भी साजिश रची थी अनिल देशमुख के थ्रू। यह बात अनिल देशमुख बता चुके हैं कि कैसे आप उद्धव ठाकरे को और उनके बेटे को जेल भेजना चाहते थे। उसके लिए झूठा बलात्कार का, हत्या का और सब अपराध आप दर्ज करना चाहते थे, वसूली का अपराध आप दर्ज करना चाहते थे उद्धव ठाकरे के खिलाफ। और देवेंद्र फडणवीस इसको लेकर के उनके पास एफिडेविट भेजा था उन्होंने कि साइन कर दीजिए आप बच जाओगे, लेकिन वो तो नहीं माने। तो आज सच सबके सामने है, अनिल देशमुख भी बाहर है, शरद पवार के ऊपर कोई आरोप नहीं है और उद्धव ठाकरे और उनके बेटे पर भी कोई आरोप नहीं है। सारे आरोप झूठे थे, यह बात सत्य है। लेकिन अमित शाह के ऊपर तो आरोप है, वो इस पर जेल भी रहे हैं, काफी वक्त तक जेल रहे। और यही नहीं, जिस सोहराबुद्दीन, तुलसीराम कौसरबी की फर्जी इनकाउंटर में हत्या का मामला था, उसमें डीजी बंजारा जो उस समय उपायुक्त थे उसके, उनको सजा भी हुई थी, वो 8 साल जेल में रहे। और अमित शाह के लिए सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने कहा था 2011 में कि अमित शाह किंग पिन है उस गठजोड़ के जो राजनीति, क्रिमिनल, पुलिस और वो गठजोड़ जो पूरे गुजरात में वसूली का काम करता है तमाम व्यापारियों से, तमाम लोगों से। तो आप ये समझिए, और उसने सबूत पेश किए थे, सुप्रीम कोर्ट ने तड़ीपार किया था। और तब किया था जब राम जेठमलानी वकील थे अमित शाह के। ये वही राम जेठमलानी है जो इंदिरा गांधी के हत्यारों के भी वकील थे और वकील थे राजीव गांधी के हत्यारों के। यही तमाम सारे उन लोगों के वकील रहे हैं जिन्होंने तमाम तरह के गंभीर अपराध किए। तो चलिए, बहरहाल अमित शाह जमानत पे छूटे, तड़ीपार हो गए, सरकार बदली, निजाम बदला और अमित शाह मंत्री बन गए। पहले उस समय अध्यक्ष बने थे भारतीय जनता पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बन गए। उनका प्रधानमंत्री बनना था कि सीबीआई ने यू टर्न लिया। सोहराबुद्दीन का भाई को धमकाया गया, उसने खुद स्वीकारा, ऑन कैमरा स्वीकारा कि उसे इतनी धमकी मिल रही है। भाई भाभी तो मर चुके हैं, अब उसके बीवी बच्चे बचे हैं, वो उज्जैन का रहने वाला, कि अब वो बचे हैं, क्या आप चाहते हैं वो भी मर जाएं, वो सुरक्षित रहें? तो अब मैं ये लड़ाई नहीं लड़ सकता हूं।
अब मैं हार गया हूं। और यह कह के उसने अपना आरोप वापस ले लिया था। तुलसीराम की मां, बेचारी बुजुर्ग मां, वो भटकती रही इंसाफ के लिए, उसकी भी वही दशा हुई। और इस कारण 30 दिसंबर 2014 को अमित शाह बरी हो गए। अमित शाह तो बरी हो गए, लेकिन आज भी सवाल है कि सीबीआई के पास जब सबूत थे तो सबूत कहां चले गए, वो कहां गायब हो गए। सवाल सदैव जिंदा रहे। बहरहाल यह केस आया और चला गया। नरेंद्र मोदी 2024 में एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मेरे तब के गृह मंत्री को कुछ ही देर में सीबीआई ने उठा के जेल में डाल दिया था। तब दुरुपयोग नहीं था, जी नहीं, तब दुरुपयोग नहीं था, क्योंकि वो केस सीबीआई ने दर्ज नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वह केस दर्ज हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जांच हुई थी और सुप्रीम कोर्ट में सारे सबूत पेश किए गए थे। लेकिन अमित शाह को बचाने वाले, नरेंद्र मोदी को बचाने वाले वो जस्टिस पी सदाशिवम केरल के राज्यपाल बना दिए गए थे। याद करिए, इनाम दिया गया था, तो वह भी किसी से छिपा नहीं। चलिए, यह तो हुई एक बात। अब आइए, इसी जब शरद पवार बता रहे हैं तड़ीपार के बारे में, तो आज यह हिम्मत कैसे हो गई शरद पवार, इतने साल बाद वो बोल पा रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी बोलने लगे। राहुल गांधी ने 2018 में बोला था कि जिस पार्टी का अध्यक्ष ही हत्या अभियुक्त हो, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है, बेंगलोर में बोला था। उसी पर उनके खिलाफ 4 डिफेमेशन के केस हैं, जिसमें कल वो सुल्तानपुर की अदालत में पेश हुए, वहां पर उन्होंने बयान दिया। और ये सारे केस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किए हैं कि इससे उनका वो डिफेम हुए। अब समझ नहीं आता वो कैसे डिफेम हो गए। अमित शाह करते तो ठीक था। बहरहाल सबको ही जानता है किसके इशारे पे हुए, किसने कराया। चलिए, वो सब कृपा के पात्र हैं। इसके बाद आता है कि अब ये सवाल उठने लगे हैं। तो जब सवाल उठने लगे हो तो ऐसा ही सवाल नीति आयोग को लेके उठा। नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को बदल के नीति आयोग बना दिया था, और वो नीति आयोग कैसे मनमानी कर रहा है, और राज्यों को, जो संघ के समूह है राज्यों का, उसमें मनमानी हो रही, राज्यों के साथ पक्षपात हो रहा है। और उस पक्षपात के कारण आज इंडिया के तमाम मुख्यमंत्री उस मीटिंग का बहिष्कार कर गए। उन्होंने कहा किस बात के लिए जाएं, जब बजट में बेईमानी हो रही है, बजट में धोखा दिया जा रहा है राज्यों के साथ में, तो हम वहां जाके क्या भाषण सुनने जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कहेंगे कि 2047 में देश विकसित भारत बनेगा, हम उस पर बजट लेके आए। उस समय तक 2047 तक कितने जिंदा रहेंगे, नहीं रहेंगे, पता नहीं। कौन देखेगा, नहीं देखेगा विकसित भारत, पता नहीं। लेकिन इतना तय है, विकसित भारत नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि देश के ऊपर कर्ज इतना लद गया है, और जितना कर्ज लद गया है उसका ब्याज देने में ही हमारा बड़ा भारी बजट का हिस्सा चला जाएगा। और यह पैसा लूटा गया है। देश के एसेट्स थे जो, जिनसे कुछ चीजें की जा सकती थी, वो भी बेचे गए हैं। तो इसलिए कुछ बचा नहीं। बच्चों की शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, दूसरी चीजें हो, सब कुछ तो छीना गया है। किसानी का छीना गया है, डिफेंस का छीना गया, और सब कुछ। नरेंद्र मोदी की सरकार को 50 दिन नहीं हुए हैं, 14 आतंकी हमले हो चुके हैं जम्मू कश्मीर में, जिसे कहते थे 370 हटाने के बाद में न जाने क्या क्या हो गया। आज स्थिति है 1.5 दर्जन सैनिक मर चुके हैं, करीब इतने ही वहां के नागरिक मर चुके हैं, और तमाम सारे लोग घायल हैं। 2 दर्जन से अधिक
तो सैनिक घायल हैं, उसके अलावा लोग घायल हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि क्या हालात आज देश के। जब यह हालात हो तो निश्चित रूप से सवाल उठता है। तो जब कोई न्याय नहीं मिल रहा है राज्यों को, तो नीति आयोग की बैठक में जाके क्या करें? तो गए नहीं। एक ममता बनर्जी गई तो बोलना चाहती थी, तो उन्हें 5 मिनट के बाद में उनका माइक बंद कर दिया गया। अब सरकार कह रही कि 5 मिनट का टाइम था, ममता बनर्जी कह रही हैं कि 20 मिनट का टाइम था। लेकिन कुछ भी हो, ममता बनर्जी उस मीटिंग को मुंह पर छोड़ के मोदी के चली आई और ठोक कर अब बोल रही हैं कि यहां तो सिर्फ अन्याय हो रहा है, मनमानी हो रही है। और जब वो मनमानी का सवाल उठाती हैं, निश्चित रूप से बात आती है कि सरकार आखिर कर क्या रही है। तो सरकार की इस मनमानी पर जब बात होती है, तब आता है। तो आज सवाल मुंह पर उठने लगे हैं, नरेंद्र मोदी के मुंह पर, अमित शाह के मुंह पर। आप कर लीजिए राहुल गांधी पे मानहानि के मुकदमे, वो डरने वाले नहीं। तो वो डर नहीं रहे हैं, यहां ये हो रहा है। सरकार जरूर डरी हुई है। वहां मुजफ्फरनगर में नफरत के बीज बोए गए थे कांवड़ यात्रियों के थ्रू। अब कांवड़ यात्री जो मारपीट कर रहे हैं, दंगे फसाद कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, उस पर सरकार डरी हुई, कुछ नहीं कर रही है उन पर। अननोन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रही है, जबकि कैमरे में है, पुलिस भी वहां मौजूद है, लेकिन कार्रवाई नहीं कर रही है, उनके सामने तोड़फोड़ हो रही है। तो अब एटीएस लगाई जाती है। आप समझ लीजिए कितनी पंगु हो गई है व्यवस्था। और जब ये सब पंगु हो गई हो तो सवाल तो उठते हैं, और जब ये सवाल उठे तो सरकार घबराती है, क्योंकि वक्त बदल रहा है। अब संसद में भी सवाल उठ रहे हैं और संसद के बाहर भी उठ रहे हैं। महिला कांग्रेस ने सवाल उठा दिए हैं और वो 29 तारीख से पूरे देशव्यापी आंदोलन शुरू करने जा रहा है कि आपने 33% महिलाओं के आरक्षण की बात की थी, महिला सशक्तिकरण की बात थी, कहां गया वो, कब होगा, उसको लेके। उधर केदारनाथ का 228 किलो सोना चोरी कर लिया गया और वाराणसी में काशी विश्वनाथ बाबा के मंदिर का भी सोना चोरी हो गया। यह बात शंकराचार्य जी ने कही, तो कांग्रेस वहां पर भी निकल पड़ी है, हरिद्वार के घाट से केदारनाथ तक पदयात्रा पर, कि इंसाफ के लिए हम लड़ेंगे केदारनाथ। तो अब इस तरह सड़क पर भी अब मोदी और उनकी पूरी डबल इंजन की सरकारें, उनके गृह मंत्री सब नग्न हो रहे हैं। और जब यह स्थिति हो रही हो तो घबराहट तो होती है, और वही घबराहट है मोदी सरकार में। 22 तारीख से शुरू हुआ है संसद का सत्र, अब तक सदन के अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं दोनों। यह हालत है। और जाकर के कारगिल दिवस पर वही झूठ बोलते हैं कि युवाओं की हम सेना बना रहे हैं। सेना द्वारा किए गए जरूरी रिफॉर्म्स का एक उदाहरण अग्निपथ स्कीम भी है। दशकों तक संसद से लेकर अनेक कमेटी तक में सेनाओं को युवा बनाने पर चर्चाएं होती रही है। भारत के सैनिकों की औसत आयु, एवरेज एज, ग्लोबल एवरेज से ज्यादा होना, ये हम सबकी चिंता बढ़ाता रहा है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। अरे सारी लड़ाइयां उसी सेना ने जीती है जिसे आप कह रहे हैं कि वो युवा नहीं थी। चाहे 1947 से लेके कारगिल तक की जितनी लड़ाइयां हों, पाकिस्तान के 2 टुकड़े उसी ने किए थे। अब आप जो अग्निवीर के जरिए जस्टिफाई कर रहे हैं, ये किसी को पच नहीं रहा है। यानी अब झूठ का मॉडल चल रहा है।
नरेंद्र मोदी अग्निवीर योजना लेकर आए। इस योजना से देश सेवा करने वाले जवानों को क्या मिलेगा? जवानों को पेंशन नहीं मिलेगी, ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी, परिवार को पेंशन नहीं मिलेगी, बच्चों और परिवार को असुरक्षित भविष्य मिलेगा। लेकिन इससे नरेंद्र मोदी को क्या? उनका भविष्य तो सुरक्षित है। उन्हें तो पद छोड़ने के बाद सब कुछ मिलेगा। हर महीने पेंशन मिलेगी, मुफ्त बिजली और पानी मिलेगा, आजीवन मुफ्त आवास मिलेगा, फ्री इलाज मिलेगा, ऑफिस स्टाफ मिलेगा, फ्री रेल यात्रा और किफायती हवाई यात्रा मिलेगी। इसीलिए कांग्रेस कहती है अग्निवीर योजना देश के जवानों के साथ धोखा है। इस योजना को खत्म करना ही होगा। तो झूठ का मॉडल 2047 का विकसित भारत है। झूठ का मॉडल ये है। झूठ का मॉडल अदालतों में चल रहा है, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी में चल रहा है। ईडी ने गिरफ्तार कर रखा है तमाम नेताओं को, विपक्षी नेताओं को, और उसी में एक अरविंद केजरीवाल। नरेंद्र मोदी चुनाव के दौरान कह रहे थे लोकसभा कि वो अवतारी हैं, वो बायोलॉजिकल नहीं है। पहले जब तक मां जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। और अब अरविंद केजरीवाल की बीवी सुनीता केजरीवाल कहने लगी कि उनके पति कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पैदा हुए थे। अरविंद जी का जन्म 16 अगस्त 1968 में हुआ। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी थी, यानी भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन। यह महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। मुझे लगता है, कई बार सोचती भी हूं कि जरूर भगवान उनके जरिए कुछ करवाना चाहते हैं, कुछ बड़ा करवाना चाहते हैं। वो विशेष कार्य के लिए भगवान ने उन्हें पैदा किया है और वो उनके अवतार है। अब आप समझ लीजिए केजरीवाल भी अवतारी हो गए। तो अब इस तरह के ड्रामे चल रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि राजनीति कहां जा रही है। लेकिन एक बात सत्य है कि संसद में हो या सड़क पर हो, हर जगह अब मोदी सरकार घिरने लगी है, क्योंकि वक्त बदल गया है और वक्त राहुल गांधी के साथ खड़ा है और जनता राहुल गांधी को उम्मीदों से देख रही है। इसी से नरेंद्र मोदी घबरा रहे हैं और यही नरेंद्र मोदी की घबराहट, उनके मंत्रियों की घबराहट हर जगह दिखाई दे रही है। और इसीलिए अब नेताओं से लेकर जनता तक खुलकर बोलने लगी है, मोदी के भी खिलाफ, शाह के भी खिलाफ और उनकी पूरी भाजपा के खिलाफ। जय